हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी की क्लास। आज की हिंदी की क्लास होगी जो कि आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये क्लास आपके यूपी टेट, एमपी टेट, रीट या किसी और की तैयारी कर रहे हैं। खासकर अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उसमें एक पोर्शन हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले 10 क्लास हो चुकी है हिंदी की, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बीएड 2022 वाले, उसको जाके डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप हिंदी को पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हैं। ऐसे ही यूपी टेट, एमपी टेट और रीट वाले भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यहां से आपका क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का संज्ञा से पूछा जाता है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं, जानते हैं कि संज्ञा होता क्या है। देखिए, संज्ञा की परिभाषा की जब भी बात करेंगे तो इसमें होता है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये चीज तो आप जानते ही हैं, ये बहुत ही बचपन से आपका फेवरेट रहा होगा। ये परिभाषा हमेशा से याद करते आए हैं कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, प्राणी का नाम हो गया, अवस्था का नाम हो गया, गुण या भाव का नाम हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे रहीम हो गया, रहीम किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली हो गया, दिल्ली किसी शहर का नाम है, किसी स्थान का नाम है। बुढ़ापा हो गया, किसी अवस्था का नाम है। चतुराई एक गुण है। राहुल एक लड़के का नाम है। सीता एक लड़की का नाम है। मेज एक वस्तु का नाम है। तो वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था, गुण या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आपको संज्ञा समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। स्टार बना के नोट करिएगा कि संज्ञा से क्वेश्चन आता है। अब आपका यहां से क्वेश्चन नहीं आता है कि संज्ञा का डेफिनेशन बताइए, ये छोटे बच्चों का क्लास में पूछा जाता है, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाता है तो भेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से स्टार बना के नोट करिएगा और नोट भी बनाइए यहां से। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। तो जब संज्ञा के भेद के बारे में बात करेंगे तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और कुल 5 प्रकार के होते हैं जो संज्ञा के भेद हैं। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन ये कुल भेद की बात करते हैं। जब कुल भेद की बात करेंगे तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः मेन मुख्य भेद की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा कि अब संज्ञा को जो आजकल के जनरेशन में पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के माने जाते हैं। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के बारे में जानने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसमें। और इसमें जो 3 भेद में से पहला भेद है उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। ये 3 आपके मेन है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 3 भेद तो ये मुख्य होते हैं, लेकिन इसके बाद भी 2 भेद अन्य होते हैं। कौन कौन से? एक समूहवाचक संज्ञा होता है और इसके साथ साथ एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हम हमारा पहला टॉपिक लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाकई में है क्या। चलिए इसके बारे में जानने से पहले मैं इसका छोटा सा डेफिनेशन आपको बताऊंगा। देखिए, यदि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को दर्शाता है तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि किसी विशेष या फिर वो वस्तु हो सकती है, या फिर वो व्यक्ति हो सकता है, या फिर वो स्थान हो सकता है। यहां पे क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जब भी विशेष व्यक्ति की बात करेंगे, यानी एक यूनिक लोगों की बात करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आगे आपको मैं डेफिनेशन से इसको क्लियर करूंगा। देखिए, जैसे श्याम है तो श्याम, देखिए श्याम क्या है? लड़का है। अगर हमारा लड़का हो जाता तो लड़का हमारा क्या हो जाता? वो हमारा जो अगले स्लाइड में जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे सिर्फ श्याम की तो श्याम क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। किसी व्यक्ति का ये नाम है। जो श्याम है किसी लड़के का नाम है, सिर्फ एक ही लोग का नाम होगा। श्याम को अगर बुलाना है तो आप श्याम को ही बुलाएंगे, ना कि राम को बुलाएंगे। जैसे बात करेंगे पंखा की, अगर हम सिर्फ पंखा लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, जब भी पंखा लिखेंगे तो हमारा ये जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे हम क्या लगा दिए? सेलो पंखा, यानी सेलो कंपनी का पंखा, यानी ये यूनिक हो गया। एक ही पर्टिकुलर इंसान की बात अगर कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेलो पंखा हो गया। सेलो पंखा सिर्फ और सिर्फ एक ही है।
सेलो पंखा सिर्फ और सिर्फ एक ही है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर सिर्फ पंखे की बात करेंगे तो पंखा हमारा जातिवाचक में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंखे की बहुत सारी जातियां हैं, जैसे सेलो पंखा हो गया, बजाज पंखा हो गया, उषा का पंखा हो गया। यानी जब कई प्रकार की उसकी जातियों का बोध हो तो जातिवाचक में चले जाएगा। और जब भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल की बात हो, किसकी? सिंगल चीजों की बात हो, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल मैं दूं, गोरा लड़का, सिर्फ और सिर्फ लड़के की बात करते तो हमारा क्या हो जाता? वो जातिवाचक संज्ञा में चले जाता। लेकिन हम गोरे लड़के की बात कर रहे हैं, किसकी? गोरे लड़के की। ऐसे ही काला लड़का, लड़के की ये प्रजाति है, ये लड़के की प्रजाति है, गोरा लड़का, काला लड़का, लंबा लड़का, छोटा लड़का। अगर ऐसी बातें आ गई, पर्टिकुलर एक ही चीज पे आपका फोकस रहेगा। ठीक, लड़के तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें यूनिक चीजों का अगर हम ध्यान में रखेंगे, जहां पे यूनिक आएगा वहां पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बात करेंगे दिल्ली की। अब दिल्ली में देखिए, जो दिल्ली है पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही दिल्ली है, हमारी राजधानी है। जो तो दिल्ली है ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही कलकत्ता की बात करेंगे, कलकत्ता भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलकत्ता जो हमारा है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही कलकत्ता है। नटराज पेंसिल, अगर सिर्फ और सिर्फ पेंसिल की बात करेंगे तो पेंसिल तो बहुत होते हैं ना, पेंसिल तो बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही जाति की अगर बात करेंगे, पूरे जाति की नहीं, सिर्फ एक जाति की, इसकी एक जाति है नटराज पेंसिल आती है। तो जो नटराज पेंसिल है, सिर्फ और सिर्फ नटराज पेंसिल की बात करेंगे, ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा की। इसको क्लियर होगा, इसके बाद आपका व्यक्तिवाचक और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए, जो किसी वस्तु, प्राणी आदि की पूरी प्रजाति को दर्शाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये जो जातिवाचक संज्ञा में रहेगा, इसमें पूरी की पूरी प्रजाति उसकी दर्शाई जाएगी, वस्तु की, प्राणी की और स्थान की पूरी प्रजाति को यहां पे दर्शाया जाएगा। लेकिन अगर बात उसमें करेंगे हम व्यक्तिवाचक में, तो व्यक्तिवाचक में क्या था कि उसमें पूरी प्रजाति को नहीं लेके चलते थे, वहां पे सिर्फ एक ही लोगों को लेके चलते थे या फिर एक ही जाति को लेके चलते थे। वहां पे एक जाति को जहां लेके चलेंगे व्यक्तिवाचक होगा, पूरी प्रजाति को जहां पे लेके चलेंगे हमारा जातिवाचक हो जाएगा। यही एक पहचानने का तरीका है इसका। यहां पे लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, गाय, सबसे पहला एग्जाम्पल गाय है। गाय क्या है? गाय है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अब गाय में शाहीवाल गाय आती है और मुर्रा गाय आती है और तमाम प्रकार की कई सारी गाय आती हैं जो आप लोग जानते होंगे। तो ये गाय है, ये गाय की पूरी प्रजाति आ गई। अगर हम कहेंगे वह गाय है तो वो कौन सी गाय है ये हमें नहीं पता चलेगा। यानी वो मुर्रा गाय भी हो सकती है, शाहीवाल गाय भी हो सकती है, तमाम प्रकार की गायें होती हैं वो हो सकती हैं। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ेंगे, कुत्ते की बात करेंगे। ये हो गया कुत्ता। अब कुत्ता भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम इसमें कहेंगे बिलायती कुत्ता, अगर हम बिलायती कुत्ता कहेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लेकिन कुत्ते की बात करेंगे, अगर हम कहेंगे यह कुत्ता है, यह कुत्ता है। अब ये कुत्ता जो है ये नहीं पता है कि ये कौन सा कुत्ता है, तमाम प्रकार के कुत्तों की प्रजाति आती है, लेकिन उसमें से कुत्ता है, कुत्ते में सारी प्रजाति आ गए। कोई भी कुत्ता आया आपका जातिवाचक में होगा। लेकिन अगर एक कुत्ते की बात करेंगे तो वहां पे हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए, आदमी की बात करेंगे। आदमी में क्या हो गया? आदमी ये पूरा का पूरा पूरी प्रजाति है। आदमी जो है वो पूरी प्रजाति है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए, अब ये देखिए, बुरा आदमी, अगर हम कह देंगे बुरा आदमी, जब बुरा आदमी कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुरा आदमी, एक पर्टिकुलर लोग की बात कर रहे हैं। बुरा आदमी एक ही, सारे के सारे आदमी नहीं हो सकते हैं, ये अलग इसकी एक जाति है, आदमी की एक जाति है बुरा। तो बुरा आदमी जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जब हम जातिवाचक की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ आदमी की बात करेंगे। जो हमारा आदमी है इसमें सारी की सारी आदमी की प्रजाति आ गई। ठीक, बुरा आदमी, ईमानदार आदमी, सब कुछ इसमें हमारा आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? जातिवाचक में चला जाता है। ऐसे ही लड़के की बात करेंगे, ऐसे ही पेन की बात करेंगे। एक पेन देखो, अगर एक पेन की बात करेंगे तो हमारा जातिवाचक आ जाएगा, क्योंकि ये एक पेन की पूरी प्रजाति इसमें समा जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ कहेंगे सेलो का पेन,
कहेंगे सेलो का पेन। सेलो का पेन जब भी बात करेंगे तो वो हमारा पिछली बार जो मैंने पढ़ा है व्यक्तिवाचक, उसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं, एक यूनिक चीज की बात कर रहे हैं। सेलो पेन एक यूनिक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर पेन की बात करेंगे तो पेन हमारा इसमें अब आपको नहीं पता है कि कौन सा पेन है, सेलो का पेन है, नटराज का पेन है, डॉम्स का पेन है, नहीं पता है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे शहर की बात करेंगे, शहर, अब कौन से शहर की बात कर रहे हैं? शहर की बात जब भी करेंगे तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा? जैसे हम लखनऊ हो गया, कलकत्ता हो गया, गोवा हो गया, तमाम प्रकार के इसमें शहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे गोवा की बात करें, सिर्फ और सिर्फ गोवा की बात करें, तो गोवा क्या है? ये शहर की एक प्रजाति है। शहर की एक प्रजाति का जहां पे बोध होता है वो हमारा क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरे की पूरे शहर की बात करेंगे, पूरे के पूरे शहर की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि इस शहर के अंदर तमाम प्रकार के बहुत सारे शहर आ सकते हैं। अगर आप एक शहर का ऐसे ही कहेंगे कि कौन सा शहर अच्छा है, तो उसमें बहुत सारे शहर के नाम आ जाएंगे। जैसे हो गया दिल्ली, हो गया मुंबई, हो गया कलकत्ता, हो गया लखनऊ, हो गया, ये तमाम प्रकार के आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ गोवा की बात करेंगे या फिर लखनऊ की बात करेंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके साथ नदी की बात करें, जो नदी होगी, अब नदी जो है इसमें बहुत सारी नदियों में ये शुमार हो गया। जो नदी है पूरी प्रजाति है नदी की, इसमें हमारा गंगा नदी, यमुना नदी, जितने भी ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, सारे के सारे नदी इसमें आ गए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक नदी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नदी की, जैसे हमें गंगा की बात करनी है, तो गंगा जो नदी है, आप कहेंगे गंगा नदी, गंगा नदी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा नदी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक सिंगल है। गंगा नदी जो हमारा है एक सिंगल की बात कर रहे हैं, गंगा नदी और नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नदी की बात करेंगे तो नदी बहुत सारी हैं। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही पर्वत की बात कर लेंगे। आप जितने ही ज्यादा एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों, उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिएगा। जो पर्वत हमारा है, पर्वत भी हमारा जातिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्वत है हमारा, एक अरावली पर्वत हो गया। अगर हम सिर्फ अरावली पर्वत की बात करेंगे तो ये अरावली पर्वत इसके साथ जुड़ गया, एक जाति है, ये पर्वत की एक जाति है अरावली, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे के पूरे पर्वत की बात करेंगे, अब हमें ये नहीं पता है कौन सा माउंटेन एवरेस्ट है, अरावली एवरेस्ट, अरावली माउंटेन है, कौन सी है ये हमें नहीं पता है। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? ये जो सिर्फ और सिर्फ पर्वत की बात करेंगे ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी प्रजाति आ जाती है पर्वतों की। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जातिवाचक भी यहां से समझ में आया होगा और इसके साथ साथ आपका व्यक्तिवाचक भी क्लियर हुआ होगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा आ जाता है जो मुख्य संज्ञा है, उसमें हमारा आखिरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है इसको जानेंगे। किसी भी प्रकार के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक के नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो भाव यानी उसमें जो इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। किसी भी प्रकार के भाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब किस प्रकार कहते हैं, इसकी एक और मैट्रिक आपको बताऊं भाववाचक संज्ञा को पहचानने का, कि इस संज्ञा को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यानी ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। किसको? जब भी भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जाता है, भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं लूंगा जिससे शायद आपका ये भाववाचक संज्ञा भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ईमानदारी, अब हमारा ईमानदारी है, ईमानदारी आप देखे हैं कहीं? ईमानदारी आप देखे हैं कहीं? नहीं देखे हैं ना। ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। ये तो लोगों के अंदर होती है। बेईमानी, बेईमानी भी कोई नहीं देखा है, ये भी लोगों के अंदर हो सकता है। जैसे राम बहुत बेईमान है, अब ये बेईमान है तो बेईमान कहीं उसका दिखता है, यानी उसका बेईमानपन दिखता है, लेकिन उसकी बेईमानी जो है वो नहीं दिखती है, वो उसके अंदर ही रहती है। उसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जब हमें भूख लगती है, अब देखिए भूख हमें दिखती है, भूख का सिर्फ और सिर्फ हमें एहसास होता है। यानी भाववाचक संज्ञा में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जिस चीजों का एहसास सिर्फ हम कर सकते हैं, उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा प्यास हो गया, प्यास को सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ना कि प्यास को कोई देखा है। इसी के साथ घृणा हो गया, दया हो गया, दृष्टि हो गई, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, इन सब चीजों को सिर्फ और सिर्फ हम फील करते हैं, ना कि हम देखते हैं। ठीक, इसके साथ आपका भाववाचक संज्ञा भी क्लियर होता है। और आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये चौथा आ गया समूहवाचक संज्ञा, जो ये मुख्य से अलग है।
अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि समूह, समूह मतलब क्या होता है, गैंग। गैंग में कोई भी चीज रहेगी तो उसको हम क्या रखेंगे, किस कैटेगरी में, समूहवाचक संज्ञा में। अब देखिए किस प्रकार है, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जो शब्द किसी समूह की तरफ, यानी कोई ऐसा शब्द जो समूह की तरफ इशारा करता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं सभा की। इसमें पहला एग्जांपल हम सभा लेते हैं। जब सभा लेते हैं तो उसमें कई सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और उस सभा को सुनते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक समूह बन गया, एक गुच्छा बन गया, ठीक, एक गैंग बन गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और भीड़ की बात करेंगे। भीड़ देखिए, कई मार्केट में आप जाते हैं तो देखिए दुकानदार हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, इसमें बहुत सारे खरीदार हैं, इसमें उनके बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे लोग घूम रहे हैं। अब ये जो भीड़ हो गई, भीड़ जब हुई तो ये क्या हो गया, एक गुच्छा बन गया, एक गैंग की तरह ये बन गए, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए एक जगह पे, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक समूह बन गया। इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही जब हम कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाएंगे तो उसमें जैसे 11 लोगों की कमेटी हो गई, 15 लोगों की कमेटी हो गई, तो जैसे मान लीजिए इतने लोगों की कमेटी है, तो ये इतने लोगों की कमेटी है तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक समूह बन गया, तो ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही टीम हो गया, टीम जैसे इंडियन टीम में 11 लोग होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 के 11 लोगों को इकट्ठा करेंगे तब भी ये टीम बनेगी ना, और जब ये टीम बनेगी तो ये समूह में एक काम करता है, और जहां पे समूह या गुच्छे की बात करेंगे वो हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे अपना आज का आखिरी द्रव्य संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जब भी द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो इसमें आप नोट डाउन करिएगा, इसमें मटेरियल आते हैं। इसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। जहां कहीं भी आपको मटेरियल देखने को मिल जाता है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। अब ये कैसे होता है आगे देखेंगे। जो शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस आदि को दर्शाए द्रव्यवाचक संज्ञा ये कहलाता है। देखिए सॉरी, जो शब्द हमारा किसी ठोस, द्रव, गैस आदि को अगर दर्शाता है तो वह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। कैसे, जो हमारा लोहा है यह भी हमारा एक मटेरियल है। लोहा क्या है, हमारा एक मटेरियल है, और कहीं भी अगर मटेरियल की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हमारा रोटी हो गया, इसको काटिए, बालू हो गया, बालू जो है हमारा ये भी हमारा द्रव्य हो गया, ये क्या है, द्रव्य है, इसको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। दूध हो गया, दूध हमारा लिक्विड है ना, दूध हमारा जो है वो लिक्विड है। अब लिक्विड है तो हमने क्या कहा है, ठोस, द्रव्य, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ये भी हमारा मटेरियल में ही आएगा। जो दूध है हमारा वो भी मटेरियल में आएगा। जैसे पानी हो गया, पानी भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मटेरियल है। अगर कोई भी चीज मटेरियल के रूप में आता है तो वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है, या फिर वो ठोस हो, या फिर वो द्रव हो, या फिर वो गैस हो, तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा वो होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब ये मेन आपका जो मैंने बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि नाउन आजकल सिर्फ 2 प्रकार के माने जाते हैं। देखिए आधुनिक जगत में संज्ञा के प्रकार, जो आज का जनरेशन चल रहा है, जो अभी का जनरेशन चल रहा है, वहां पे संज्ञा के सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार माने जाते हैं। अब आप ये चीज नया होगा, लेकिन आपसे यहां भी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको मैंने यहां पे डाला है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए आधुनिक जगत के अनुसार सिर्फ 2 प्रकार के माने गए हैं संज्ञा। जब आज की बात करेंगे, आज के जनरेशन की बात करेंगे, तो वहां पे जो हमारा संज्ञा है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के माने गए हैं। ठीक, कैसे, कौन कौन से माने गए हैं। एक गणनीय संज्ञा है, जिसको गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है उसको हम गणनीय संज्ञा में रखते हैं। जिस चीज को हम गिनेंगे उसको हम गणनीय संज्ञा में रखेंगे। उसके साथ साथ दूसरा हमारा आ जाता है अगणनीय संज्ञा, यानी इसमें इस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं, इस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं। अगणनीय में उस चीज को गिन नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी बात करेंगे गणनीय संज्ञा की, चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल। जैसे आदमी है, अब यहाँ पे बहुत सारे आदमियों को खड़ा कर दिया गया, अब आपको यहां पे कहा गया कि इनको गिनिए, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है। जनगणना होती है ना, आदमियों की होती है, इंसानों की होती है, तो वहां पे हम जिस चीज को गिन सकते हैं उसको गणनीय संज्ञा में रखते हैं। आदमी को गिना जा सकता है, लड़के को भी इसी प्रकार गिना जा सकता है। यानी कई सारे यहाँ पे अगर पेन ऐसे रखे हुए हैं तो आपको कहिए कि इसको गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम बता सकते हैं कि ये 7 पेन है।
पेन को भी गिना जा सकता है, कुर्सी को भी गिना जा सकता है, यानी जिस चीज को गिना जा सकता है उसको गणनीय संज्ञा में रखते हैं। अब बात करेंगे अगणनीय संज्ञा की। दूसरा जो प्रकार है आधुनिक जगत के अनुसार अगणनीय संज्ञा, इसमें हमारा पहला शब्द मैंने लिया है वफादारी। वफादारी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। यानी मैं आपको बताऊं, आपसे पूछूं कि आपके अंदर कितनी वफादारी है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपके अंदर कितनी सच्चाई है, ये मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपसे पूछूं कितनी भूख लगी है, आप सिर्फ ये बोलेंगे इतनी भूख लगी है, लेकिन आप नहीं बता सकते हैं कि 5 भूख लगी है, 10 भूख लगी है, 20 भूख लगी है, 500 भूख लगी है। नहीं सॉरी, कि जिस चीज की गणना नहीं की जा सकती है उसको हम आधुनिक जगत के संज्ञा के प्रकार में रखते हैं। चलिए पानी की बात करेंगे। पानी गिना जा सकता है, वो लीटर में गिना जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं गिना जा सकता है। सेना को भी हम नहीं गिन सकते हैं, बहुत सारी सेना होती है। ये हमारा क्या हो गया, ये संज्ञा के प्रकार हो गए। 2 प्रकार है, एक गणनीय संज्ञा है और एक अगणनीय संज्ञा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ ये हमारी वीडियोस खत्म होती है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, हमारे इस चैनल पे ईवीएस की क्लास, सीडीपी की क्लास और हिंदी की स्पेशल क्लास चल रही है। अगर आप यूपी बीएड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे प्रैक्टिस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, जिसमें आपको हिंदी का पूरा कोर्स कराया जाएगा, फ्री में कराया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो दोस्तों बाकी लोगों तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करिए। अगर आपके घर में कोई बीएड की तैयारी कर रहा है तो वहां तक भी इसको शेयर करिए, और इस सेशन को अगर पसंद आया तो लाइक करिए। आपको किस प्रकार की और वीडियोस चाहिए उसके लिए कमेंट करिए। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है कि नहीं, उसको भी आप कमेंट करिए। और अगर आपको वाकई में लगता है कि हम आपके लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप यूपी टीटी की अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करने जा रहे हैं यूपी टीटी की, तो आजकल आपको 5,000 रुपए से कम नहीं मिलने वाला है। ठीक, लेकिन मैं आपको ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। एक नंबर आपका 150 में से इधर उधर नहीं जाने वाला है। अगर आप ईमानदारी से पूरी की पूरी वीडियोस देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो आपका 150 में से कहीं भी नंबर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आप अच्छे से इसको पढ़िए, अपनी तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जो दोस्तों, अगर आपको वाकई में लगा है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो को, और यानिस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।